नमस्कार दोस्तों, जेईई एग्ज़ाम से संबंधित एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले वाले एक वीडियो में हमने आपके साथ हिंदी भाषा से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो आपके साथ डिस्कस किए थे, जो ईयर 2021 में आए थे, ईयर 2017 में आए थे। तो उससे क्या था कि आपको थोड़ा सा पता चल गया था कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। और दूसरी मैंने एक और महत्वपूर्ण बात की थी जो मैं आज भी रिपीट कर रही हूँ, दोहरा रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जेईई एग्ज़ाम को लेकर हिंदी या अंग्रेज़ी भाषा, कोई भी भाषा उसको लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि प्रश्न कम आ रहे हैं तो वो इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। और अगर आप उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं, थ्योरी में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। क्योंकि इसमें हम आपके साथ जो प्रश्न हैं वो फटाफट डिस्कस करेंगे, कुछ प्रश्न आपके अभ्यास के लिए, और प्रश्न जो है वो बहुत ही विस्तार से हम आपको समझाएंगे, जिससे आपको वो जो विषय है उसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए। तो मेरी यही मैं आशा करती हूँ आपसे कि आप ये जो वीडियोज़ हैं इन्हें आप रेगुलरली देखते रहेंगे, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, तो ये आपके लिए भी बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए, परीक्षा से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ अभ्यास से संबंधित कुछ प्रश्न है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। तो चलिए, कुल मिलाकर मैं ये भी बता दूं आपको कि हम 20 प्रश्न करेंगे जो अब प्रारंभ होते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। अब शांत रस, अब कभी कभी अगर स्टूडेंट्स को काव्य रस के बारे में ही नहीं पता, तब उन्हें क्या पता कि शांत रस का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, शांत रस अर्थात कि ये नहीं कि आप बिल्कुल जैसे शांत हैं, बहुत ही निर्मल स्वभाव के, ऐसा वो वैसा नहीं। शांत रस का मतलब होता है कि जब आप सुख दुख से परे हो चुके हैं, जैसे कहते हैं ना सन्यासी टाइप, कि अब आपका मन हमेशा शांत है, कि भौतिक चीज़ों में, भौतिक परिस्थितियों में अब आपका मन फंसा नहीं हुआ है, अब आपने अपने आप को हर चीज़ से परे कर लिया है, ठीक है ना, जैसे साधु प्रवृत्ति वाला। तो अब भक्ति जो है, अब वो नहीं, भक्ति जो है उसका एक अलग रस है, भक्ति रस, तो ये तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। वत्सल का मतलब होता है बच्चों के लिए जो प्रेम हो, वो वात्सल्य रस में आता है, ये भी नहीं है। और जुगुप्सा जो है, ठीक है ना, ये आपका विभत्स रस में आता है। विभत्स रस जिसमें घृणा, ठीक है ना, या किसी के प्रति आपको चिढ़ जैसे मचती है, वो उस चीज़ में आता है ये, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन है निर्वेद, जहाँ पर जो स्थायी भाव क्या होता है कि जैसे आप रौद्र रूप की बात करें, रौद्र रस होता है एक, तो रौद्र सुनते ही आपको क्रोध का ध्यान आता है कि जहाँ पर क्रोध दिख रहा होगा वहाँ पर रौद्र रस होगा, तो ये होता है स्थायी भाव। तो शांत रस में भी जो स्थायी भाव होता है वो आपका निर्वेद होता है। उसी प्रकार अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न। जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जो नया आया हुआ हो। अब कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है उनकी भी कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं, अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं, तो उसमें क्या है कि आपको फिर शब्दों से ही पकड़ना है। जैसे और विकल्प भी देखने हैं, कभी कभी विकल्प ही ऐसे दिए गए होते हैं कि आपको दिमाग भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे दुर्लभ, ये तो आई गेस बहुत ही कॉमन सा शब्द है, बहुत साधारण शब्द है जो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। दुर्लभ होता है जो मिलना कठिन हो, जैसे कहते हैं ना कि जैसे दुर्गम का मतलब होता है जहाँ जाना कठिन हो या जहाँ पहुँचना कठिन हो, लेकिन दुर्लभ का मतलब होता है जो बहुत मुश्किल से मिले, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं उपलब्ध है, उपलब्ध, तो ये है दुर्लभ, जो हमें बहुत कठिनाई से मिले, तो ये तो कुछ और चीज़ है जो नया आया हुआ हो। नए के लिए और कौन सा होता है, जैसे नववधु, नई वधु, नई बहू जो होती है, तो ये जैसे है नवजीवन। अब ये तो नवजीवन है कि नया जीवन मिलना, ये तो इससे भिन्न है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है। अब बच्चे दो, अब है नवातिथि, नव अतिथि, अतिथि तो होता है मेहमान, नया मेहमान। अब ये देख के आप ये मत कहिएगा जो नया आया हुआ हो, ये है नव आगंतुक। आगंतुक मतलब जो आया हुआ कोई भी व्यक्ति है, कोई नया नया, जैसे हम कहते हैं शहर में कोई नया नया आया है या ऑफिस में कोई नया नया आया है, तो ये नवागंतुक है, जो अभी नया आया है। वो अब ज़रूरी नहीं वो अतिथि हो, वो आपका जैसे मालिक हो सकता है, आपके कार्यालय में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, ठीक है ना, आपके समाज में रहने वाला कोई नया व्यक्ति हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो आपका अतिथि हो। तो इसलिए जो सही उत्तर है वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, नवागंतुक। तो नव से आप समझ जाइए, नव का मतलब होता है या तो 9, जैसे नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह, या फिर होता है नया। अगला है सौजन्यता का शुद्ध रूप कौन सा है। अब सौजन्यता, आपने देखा होगा कि आपके सौजन्य से या इस माध्यम के सौजन्य से हम आपको ये समाचार दिखा रहे हैं। सौजन्य शब्द सही होता है बेसिकली, और सौजन्य में भी यहाँ पर देखिए ये इनडायरेक्टली आपसे वर्तनी का भी पूछ लिया गया है।
ये आपसे संज्ञा वगैरह के बारे में तो पूछे गया, वर्तनी का भी पूछ लिया। ये देखिए जैसे सौजन्य, सौजन्य, सौजन्य या सौजन्य। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सौ का मतलब होता है औ की मात्रा आएगी, ओ की मात्रा नहीं आएगी, क्योंकि इसका उच्चारण कैसे होता है? सौजन्य। सौजन्य बोलते हैं क्या हम? नहीं, सौजन्य बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ये सौजन्य। और सौजन्य का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपके सौजन्य से मतलब कि उदारता, उदारता का भाव। सौजन्यता शब्द गलत है, ये शब्द ही गलत है बिल्कुल। सौजन्य शब्द सही होता है, जो किससे बना है? सूजन होने का भाव। और सूजन वो नहीं कि आपका कोई पैर सूज गया है, सूजन स को छोटे ऊ की मात्रा। वो जो सूजन होता है कि जब पैर सूज गया, वो बड़े ऊ की मात्रा होती है। सूजन मतलब होता है सु जमा जन, अच्छा व्यक्ति, यानी कि अच्छा होने का भाव, उदारता, कृपा। तो ये सब इस शब्द के अर्थ होते हैं। उदारता, कृपा, करुणा, सुजन होने का भाव, अच्छा होने का भाव। उसी प्रकार राजा का पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची विलोम शब्द से भी संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। तो अब जैसे है नीर, नीर का मतलब तो आई गेस जिसने थोड़ी भी व्याकरण पढ़ी है, नीर का मतलब उसे बहुत अच्छे से पता है, पानी होता है। व्योम का मतलब होता है आकाश। और सुधाकर, सुधा मतलब होता है अमृत। और ये अमृत जहाँ से जैसे कहते हैं ना सोम, तो ये आपका जो सुधाकर है ये चंद्रमा को कहा जाता है। शशि, सुधाकर, मतलब चंद्रमा के तो इतने पर्यायवाची है ना, आप मतलब कि पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर प्लीज़। कमल, चंद्रमा, सूरज, पानी, पुष्प, ये कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची आपको सदैव पता होने चाहिए, क्योंकि अधिकतर परीक्षा में इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब नीर का मतलब पानी, व्योम का मतलब आकाश, सुधाकर का मतलब चंद्रमा, और भूप का मतलब होता है राजा। भूप या भूपति, उसका मतलब होता है राजा। अगला देखिए, वह हंसते हंसते गिर ही पड़ा। वह हंसते हंसते गिर ही पड़ा, मतलब इतना हंसा। वाक्य में निम्न में से क्या नहीं है? अब ये तो प्रश्न ही भिन्न पूछ लिया गया है कि इस वाक्य में इन चारों में से क्या चीज़ नहीं है। अब निपात, आपको पता है निपात क्या होता है? क्रिया विशेषण, संयुक्त क्रिया, सांकेतिक विशेषण। तो चारों ही, अब ये जिन्होंने व्याकरण बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ी उनके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। अब जैसे है निपात शब्द, ये क्या होता है कि जब हम कभी कभी किसी चीज़ को ना थोड़ा फोर्सफुली कहने की कोशिश करते हैं, वो फोर्सफुली कहने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एक है मैं तुम्हारे साथ पिक्चर देखने जाऊंगा, दूसरा वाक्य है मैं भी तुम्हारे साथ पिक्चर देखने जाऊंगा। अब मैं जाऊंगा और मैं भी जाऊंगा, तो वो जो भी शब्द है ना, वो आपका निपात शब्द है। उसी प्रकार मुझे तुमसे लगाव है, और दूसरा वाक्य है मुझे तुमसे ही लगाव है। तो ही जो शब्द है वो थोड़ा मतलब उस पर थोड़ा जोर देने के लिए, बल देने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो भी, ही, तक, कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो आपके निपात के अंतर्गत आते हैं। और इस वाक्य में वह हंसते हंसते गिर ही पड़ा, तो जो ही शब्द है ये आपका निपात शब्द है। क्योंकि हम ये भी तो कह सकते थे वह हंसते हंसते गिर पड़ा, लेकिन हमने थोड़ा एक्सप्रेशंस देने के लिए थोड़ा ज़्यादा बोला, बल देने के लिए, कि वह हंसते हंसते गिर ही पड़ा। फिर है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण नाम से स्पष्ट है, क्रिया की विशेषता बताने वाला। अब इस पूरे वाक्य में क्रिया क्या है? मतलब गिरना, गिरने की क्रिया हो रही है। वो कैसे गिरा? हंसते हंसते। तो इसलिए वो किस प्रकार, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, वह हंसते हंसते गिर पड़ा। ठीक है ना? तो ये आपका क्रिया विशेषण है। फिर संयुक्त क्रिया भी है। संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है? जहां पर एक ना होकर एक के साथ मतलब दो क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे कि वह हंसते हंसते गिरा, तब तो गिरा तो केवल एक शब्द होगा, लेकिन वह हंसते हंसते गिर पड़ा, तो गिरना और पढ़ना दो क्रियाएं साथ में आ गई हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। लेकिन सांकेतिक विशेषण का मतलब क्या होता है? सांकेतिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण वो होता है जो शब्द होता तो सर्वनाम है, लेकिन वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। कैसे? जैसे मैं ये कहती हूँ श्याम आ रहा है, वह आ रहा है, तो जो वह है वो सर्वनाम है। या फिर मैं ये कहती हूँ यह खिलौना श्याम का है, तो मैं कहती हूँ यह खिलौना उसका है, तो जो उसका शब्द है ना वो सर्वनाम है, लेकिन ये जो उसका शब्द है ना ये विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। कैसे? मैं कहती हूँ श्याम का भाई आया है। अब श्याम का भाई, अब यहाँ पे श्याम भी संज्ञा शब्द है और भाई भी। जो श्याम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो भाई है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं कहूँ उसका भाई आ रहा है, उसका भाई, अब भाई तो संज्ञा हो गया,
लेकिन किसका भाई, उसका भाई। तो भाई की विशेषता क्या है, मेरा भाई, उसका भाई, तेरा भाई, मेरा भाई। तो मतलब भाई की भी विशेषता बताई जा रही है सर्वनाम के द्वारा। तो उसका भाई, तो उसका जो है यहाँ पर वो आपका सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण है। आपको संकेत दिया जा रहा है किसका भाई है, उसका भाई है। तो इसे कहते हैं सांकेतिक विशेषण, जो कि यहाँ पर नहीं है। वह सर्वनाम तो है लेकिन वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन। फिर है अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो अग्नि का मनुजाद, मनुज जमा आद। मनुजाद का मतलब होता है नरभक्षी, मनुष्य को खा जाने वाला, नरभक्षी जिसे हम कहते हैं। फिर अतुल, अतुल का मतलब क्या होता है, अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके। हम कहते हैं ये तो अतुलनीय है या अनुपम है, जिसकी तुलना ना की जा सके, तो उसे कहते हैं हम अतुल। अम्बक, अब ये अम्बक को ना कभी कभी छात्र अंबर से मतलब जोड़ देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। अंबर का मतलब होता है आसमान या कपड़ा, लेकिन अम्बक का मतलब क्या होता है, आँख। तो याद रखिए अम्बक का मतलब आँख होता है। और ये देखिए प्रश्न करते करते आपको कितने सारे शब्दों के अर्थ पता चल जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा अगर आपको वैसे थ्योरी नहीं पढ़नी, एटलीस्ट ये वीडियोस देख लीजिए, आपकी थोड़ी थोड़ी तैयारी होती रहेगी। लेकिन अब बचा एक ही शब्द, तो डेफिनेटली इसी का अर्थ ही अग्नि होगा, ये हम मान के ही चलते हैं। लेकिन फिर भी याद रखिए कृषाणु अग्नि को भी कहते हैं, और जो एक पशु होता है चीता, जैसे शेर है वैसे चीता, चीते को भी कृषाणु कहा जाता है। तो याद रखिए पर्यायवाची शब्द हैं अग्नि, कृषाणु। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अग्नि का पर्यायवाची चीता है, अग्नि का पर्यायवाची कृषाणु है, लेकिन कृषाणु का पर्यायवाची चीता है। ये जैसे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अगला देखिए, निम्न में से किस वाक्य में मुहावरे का अनुचित प्रयोग है। अब इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सिर्फ हमेशा आपको ये नहीं आएगा कि इस मुहावरे का अर्थ बताइए, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, कि इन चारों वाक्यों में से किस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग ही गलत है। तो अब जैसे है, और अब यहाँ पर तो आपको पहले ये भी पहचानना होगा इस पूरे वाक्य में मुहावरा कौन सा है। ताजमहल की सुंदरता को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अब दांतों तले उंगली दबाना तो मुहावरा है, लेकिन ताजमहल की सुंदरता को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, ऐसा नहीं। दांतों तले उंगली दबा लेना मतलब कि जैसे घबरा जाना। अब ताजमहल को देख के घबराते थोड़ी ना लोग, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, या फिर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं जिसे, बल्कि, ठीक है ना। तो इसका ये भी अर्थ होता है। कभी कभी क्या होता है, मुहावरे का प्रयोग जो है वो संदर्भ के अनुसार थोड़ा परिवर्तित भी हो जाता है। इसलिए ये वाला एक मैंने वाक्य यहाँ पे रखा है, दांतों तले उंगली दबाने का मतलब ये भी होता है कि जैसे हम कहते हैं ओ माय गॉड ये क्या है, मतलब हैरान रह जाना बिल्कुल। तो ताजमहल को देखकर भी लोग जैसे दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, मतलब बहुत हैरान हो जाते हैं उसकी सुंदरता को देखकर। तो इसलिए ये तो फिर भी सही हम कह सकते हैं, फिर भी इसे होल्ड पे रख सकते हैं। अध्यापक के कक्षा में न होने के कारण विद्यार्थियों ने ज़मीन सर पे उठा ली। प्लीज़, जो सही मुहावरा होता है वो होता है आसमान सर पे उठा लिया। हालांकि वो हमारे सर के ऊपर ही है, बट फिर भी मुहावरा है। आसमान सर पे उठा लेना मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल मचा देना, बहुत मतलब कि हड़कंप मचा देना। तो इसलिए ज़मीन सर पे उठा लेना कोई मुहावरा ही नहीं है। तो डेफिनेटली हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकेंड ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर बाकी जगह मुहावरा बिल्कुल सही होता तो हम पहले को भी सही मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे पता है सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, मुहावरा ही गलत है। अब जैसे ताजमहल की सुंदरता को देखकर लोग ठक रह जाते हैं। ठक रह जाते हैं मतलब कि बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं, बिल्कुल मौन हो जाते हैं कि क्या सुंदरता है। तो ये भी सही है। और अध्यापक के कक्षा में न होने के कारण विद्यार्थियों ने आसमान सर पर उठा रखा था, ये अब बिल्कुल सही प्रयोग है मुहावरे का। तो इसलिए यहाँ पर जो गलत प्रयोग था वो था दूसरे विकल्प में। अगला देखिए 8वें प्रश्न पर है, कुल मिलाकर 20 प्रश्न कर रहे हैं, फटाफट हम कर रहे हैं। बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है। याद रखिए जब भी समास का प्रश्न आता है समास विग्रह आना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब जैसे हम कहते हैं ना कि रेलगाड़ी, तो रेल की गाड़ी हमें ऐसा लगता है, लेकिन नहीं। रेलगाड़ी का मतलब होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी, और पर मतलब अपादान कारक, सॉरी अधिकरण कारक, अधिकरण में या पर। तो इसलिए अब बैलगाड़ी का मतलब क्या होता है। अच्छा पहले इस वीडियो को रोक के यहीं पे ना आप कोशिश कीजिएगा इसका विग्रह करने का। बैलगाड़ी को अगर आप एक वाक्य में बोलना चाहेंगे, मतलब छोटे वाक्यांश में, तो क्या बोलेंगे। बैल पर चलने वाली गाड़ी, बैल के द्वारा ढोई जाने वाली गाड़ी, या बैल से चलने वाली गाड़ी। तो ये आपका करण तत्पुरुष समास आएगा कि बैल से या बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी। अब जैसे मालगाड़ी है, मालगाड़ी में करण नहीं आएगा, करण तत्पुरुष समास। मालगाड़ी का मतलब होता है माल को ढोने वाली गाड़ी। तो देखिए रेल पर चलने वाली गाड़ी, उसमें अधिकरण तत्पुरुष समास था।
माल को ढोने वाली गाड़ी, को आ गया, कर्म तत्पुरुष समास था। और यहाँ पे बैल से या के द्वारा चलने वाली गाड़ी, यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष समास आ गया। तो इसलिए कभी भी रट्टा नहीं लगाना है आपको सिर्फ ये देखना है वो शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है। हालांकि था सब में गाड़ी गाड़ी, बैलगाड़ी, मालगाड़ी, रेलगाड़ी, लेकिन जो समास था वो सब में भिन्न था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर काम करो अथवा भूखे रहो। अब ये वाक्य का प्रकार कौन सा है? संकेतवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। अब काम करो अथवा भूखे रहो, ये आप आज्ञा दे रहे हैं या इच्छा जता रहे हैं? तो ये इच्छावाचक वाक्य तो वैसे ही नहीं है। अब संकेतवाचक, कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है संकेत दिया जा सकता है, लेकिन ये नहीं। ये बेसिकली क्या है? ये आपका संयुक्त वाक्य है। अब संयुक्त और मिश्र वाक्य क्या होते हैं? परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। जब कभी दो ऐसे वाक्य आपस में जुड़े जो कि अकेले अकेले भी प्रयुक्त हो सकते हैं, प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे कि काम करो, ये अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है, कंप्लीट सेंटेंस है जो इंडिविजुअली यूज हो सकता है। फिर भूखे रहो, हम कहते हैं ना खाना नहीं खा रहे ना, भूखे रहो जाओ, तो ये भी अपने आप में एक इंडिविजुअल सेंटेंस है, यानी इन दोनों की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है, इनका अपना अस्तित्व है अपने आप में भी, और इन दोनों को अथवा के द्वारा जोड़ा गया है। समुच्चय बोधक कहते हैं इसे, जिसे अंग्रेजी में कंजक्शन भी कहते हैं। तो अथवा कि काम करो या भूखे रहो, अथवा का मतलब होता है या। तो ये जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन अगर ये होता कि एक वाक्य दूसरे पर आधारित होता, आश्रित होता, तब वो आपका मिश्र वाक्य होता। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, यानी कि सबसे पहले वो विशेषण तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब अपमानित, हम कहते हैं ना ये तो अपमानित व्यक्ति है, तो ये तो विशेषण है। नियमित, ये भी विशेषण है। जैसे हम कहते हैं ना ये तो नियमित कार्यक्रम है जो कि डेली होता है, मतलब नियमित रूप से। वार्षिक समारोह, जो ईयरली, जैसे हम कहते हैं ना ईयरली फंक्शन, वार्षिक समारोह, तो ये भी आपका एक विशेषण है। लेकिन कार्तिक, ये तो एक संज्ञा शब्द है। या तो जैसे हम कहते हैं ना कार्तिक महीना चल रहा है, कार्तिक का महीना, या शिवजी जी के बड़े पुत्र का नाम जो था वो तो कार्तिक, या किसी का नाम भी कार्तिक, तो ये तो विशेषण ही नहीं है। अब ये संज्ञा से बना हो, सर्वनाम से बना हो, क्रिया से बना हो, ये तो दूसरी बात है, लेकिन पहले तो ये विशेषण ही नहीं है ना, तो उस चीज़ की बात ही खत्म। सही उत्तर ही आपका फोर्थ ऑप्शन वैसे ही आ गया। तो इसलिए विकल्प बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, विकल्पों को हमेशा अवश्य पढ़िए आप। अब जैसे अपमानित, वैसे भी मैं बता देती हूँ, जो अपमानित है वो किस शब्द से बना है? मान से। मान, इज्जत, उससे बना है ये शब्द विशेषण अपमानित, तो ये संज्ञा से बना हुआ है। नियमित, ये नियम से बना है, नियम, नियम एक संज्ञा शब्द है। फिर वर्ष, वर्ष से बना है वार्षिक, तो वर्ष जो है वो भी एक संज्ञा शब्द है। तो ये तो सारे संज्ञा से बने विशेषण थे, लेकिन चौथा विकल्प जो था वो तो विशेषण ही नहीं था, तो सही उत्तर यही है। 10 प्रश्न हो चुके हैं, अब और 10 प्रश्न बाकी हैं, फटाफट करते हैं हम। कौन से वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? लेकिन उसके लिए पहले आपको ये तो पता होना चाहिए अपादान कारक का मतलब क्या होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव। अपादान कारक का मतलब होता है जहाँ पर अलग होने का भाव हो, फिर वो चाहे गिरकर अलग हो रहे हों, हाथ से छूटकर अलग हो रहे हों, ठीक है ना, किसी भी प्रकार। अब जैसे मोहन का भाई स्कूल में पढ़ता है, अब कुछ अलग होने का भाव नहीं, और वैसे भी से विभक्ति नहीं है, क्योंकि अपादान की विभक्ति क्या है? से। श्याम गेंद से खेलता है, अब से विभक्ति तो है, लेकिन यह है कि श्याम गेंद के द्वारा खेलता है, एक माध्यम है खेलने का, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तो नहीं हो रहा ना। फिर राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, यहाँ पर भी से विभक्ति नहीं है, लेकिन फलों से रस निकलता है, फलों से रस अलग हो रहा है और से विभक्ति भी है, तो इसका अर्थ है कि इसी में आपका अपादान कारक है। आई होप अब आपको ये कारक कुछ हद तक समझ में आ गए होंगे। अगला है, कौन सा वाक्य सही अभिप्राय व्यक्त करता है? सही अभिप्राय मतलब कि सही मीनिंग बताता है। अच्छा, ये वाला प्रश्न ना बहुत मज़ेदार है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ, इसका तो अर्थ ये भी हो सकता है हम बच्चे को प्लेट में रख रहे हैं क्या? बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ कहने के लिए हम बहुत साधारण तरीके से ये वाक्य बोल देते हैं, हमें लगता है इसमें गलती क्या है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल सकता है? आप बाकी विकल्प भी तो पढ़िए ना। खाना बच्चे की प्लेट में रखकर खिलाओ, अब खाना बच्चे की प्लेट में तो रख दिया, लेकिन अब खिलाना किसे है? क्या ये स्पष्ट है? ये तो है कि बच्चे की प्लेट में रखकर खिलाओ। अब बच्चे की प्लेट में रखकर हम डॉगी को भी खिला सकते हैं, ठीक है ना, किसी और को भी खिला सकते हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि अर्थ क्या है। फिर बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ,
बच्चे को खाना, पहले बच्चे को प्लेट में रखो या खाने को प्लेट में रखें, ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन आखिरी विकल्प देखिए, खाना प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ, कि खाने को प्लेट में रखो और फिर उसे बच्चे को खिलाओ खाना। तो इसलिए जो इन चारों में से जो सबसे उपयुक्त जो उत्तर है वो आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध मतलब जिसकी वर्तनी शुद्ध है, जिसके स्पेलिंग सही हैं। तो तुष्टीकरण, आई गेस आजकल समाचारों में हमेशा ये चलता रहता है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, बट उसकी सही वर्तनी क्या है ये तो पता चले आपको। तो तुष्टीकरण, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये शब्द इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे आप एक इतने बड़े कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या मैं कहती हूँ ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो ऐसा पेपर दे रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण आती है। तो तुष्टीकरण में जो है श षटकोण वाला आएगा सबसे पहले तो ये, और तुष्टीकरण में त को ऊ की मात्रा जल्दी बोली जाती है। हम ये तो नहीं कहते ना तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं कहते ना, तो इसलिए बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द तो पहले ही काट दीजिए आप, ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए। अब है तुष्टीकरण, हम ये नहीं कहते तुष्टीकरण, तुष्टीकरण नहीं कहते, तुष्टीकरण कहते हैं। तो ट ई की मात्रा भी जल्दी बोली जाती है। तो हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इंग्लिश में तो बल्कि आपको डाउट हो जाता है, जैसे क्यू, एक लाइन क्यू, क्यू यू ई, अब इसमें यू ई का यूज़ क्या था? कोई नहीं था, फिर भी स्पेलिंग मतलब बिल्कुल डिफरेंट। उसी तरह AIR और HEIR दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन क्या कहते हैं कि स्पेलिंग मीनिंग भी डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, उच्चारण बिल्कुल सेम है। तो वहाँ पर अंग्रेज़ी भाषा में तो दुविधा हो सकती है, लेकिन हिंदी भाषा की सबसे बड़ी खूबी ये है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो वर्तनी के प्रश्न इतने कठिन नहीं होने चाहिए। तो तुष्टीकरण में त को छोटे ऊ की मात्रा, ट को छोटी ई की मात्रा, यही आपका सही शब्द है। फिर अति और अधिक की संधि से कौन सा शब्द बनता है? फिर संधि विच्छेद का प्रश्न, अति जमा अधिक। अब जिनको पता होगा ई और अ मिलकर य बनते हैं, ठीक है ना। तो अति जमा अधिक, और ये अ है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अति जमा अधिक अत्यधिक, य के साथ अ का स्वर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अत्यधिक, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब ऐसे तो जैसे यहाँ पे अत्याधिक भी था, कभी कभी स्टूडेंट्स 80% स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अत्यधिक, क्योंकि हम बोलते हैं ऐसे अत्यधिक, तो हमें लगता है अत्यधिक जो है वो सही शब्द है, लेकिन अत्यधिक सही शब्द है, क्योंकि यहाँ पे य के साथ आ का स्वर है, जबकि यहाँ पे तो अ था। तो ये भी आपको संधि के प्रश्न करते करते ही नियम पता चलेंगे। तो सही उत्तर है चौथा विकल्प। फिर है राजनीति से विशेषण कौन सा बनता है? राजनीति से विशेषण शब्द बनेगा राजनीतिक, राजनीतिक, राजनैतिक या राजनैतिक। अब ये दोनों विकल्प तो पहले ही काट दीजिए, ना तो राजनीतिक होता है ना राजनैतिक होता है, या तो राजनैतिक होता है या राजनीतिक। अब ये दोनों तो बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो प्लीज़ मैं ये मान कर चल रही हूँ, पहले आप स्वयं से उत्तर देख रहे हैं, फिर यहाँ पर जो उत्तर है उसे सुन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो सही उत्तर है, राजनैतिक मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है, लेकिन सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन, राजनीतिक, राजनीतिक संबंध, राजनीति, राजनीतिक। तो सही विकल्प है पहला विकल्प। फिर है कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ध्यान रखिए, जैसा बोला जाता है प्रज्वलित, वही चारों में दिया गया है, लेकिन उच्चारण करके देखिए। ये ज्योति प्रज्वलित कर दो, प्रज्वलित, आप इतने कहते ना प्रज्वलित कर दो, प्रज्वलित। ज पर तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, यानी ज 2 बार तो आएगा नहीं, तो पहले 2 विकल्प वैसे ही गलत हो गए। फिर प्रज्वलित, क्या ये हो सकता है? प्रज्वलित, ये बिल्कुल ही गलत है। तो बचा क्या? एक ऑप्शन। ये चीज़ होती है कि कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सही उत्तर तक अपने आप पहुंच जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि नकारात्मकता को दूर कर दो, सकारात्मकता आपके पास स्वयं ही पहुंच जाएगी। ये भी वही चीज़ है। तो प्रज्वलित, क्योंकि प्रज्वलित ई की मात्रा जल्दी बोली गई है, तो छोटी की मात्रा आएगी। फिर है निर्गुण का विलोमार्थी शब्द क्या है, यानी कि विलोम शब्द। तो निर्गुण का कभी कभी हम ये कहते हैं कि ये तो निर्गुण व्यक्ति है और ये गुणी व्यक्ति है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है ये गुणवान, तो आपको लगेगा ये तो गुणी गुणवान सारे सेम ही है, अब इनमें से कौन सा चुने। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अंधकार का प्रकाश, अंधेरे का उजाला, जबकि अंधकार और अंधेरा दोनों सेम शब्द हैं, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। लेकिन अंधेरे के साथ उजाला, अंधकार के साथ प्रकाश, संबंध, ये जो शब्द होते हैं उनका भी संबंध होता है, किस शब्द के साथ कौन सा शब्द आएगा।
तो उसी प्रकार निर्गुण के साथ सगुण आएगा। निर्गुण अर्थात बिना किसी गुण के, सगुण अर्थात गुण के साथ। तो ये चीज़ याद रखिए। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। फिर है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखते हैं शब्द क्या क्या दिए हुए हैं। आहार, कहार, विहार और प्रहार। तो आहार में हार मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। विहार में हार मूल शब्द है, वी उपसर्ग है। प्रहार में प्र मूल शब्द है, प्र उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। लेकिन कहार, अब ये जो है ना कहार, अब ऐसे तो स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम आहार में भी कहार में भी आहार की तरह क उपसर्ग है, हार मूल शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कहार जो है वो अपने आप में एक मूल शब्द है पूरा का पूरा, उसमें कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि कहार एक जाति को कहते हैं जो कि पानी भरने वाली ऐसी जाति थी कि परंपरा से पानी भरने या डोली या पालकी आदि ढोने वाली, जो पालकी उठाते थे लोग, उनकी जो प्रजाति होती थी उसे हम कहार कहते थे। तो ये याद रखिएगा, ये आपकी शब्दावली को और बढ़ाएगा ही। उसी प्रकार ऊपरी जमा उक्त का कौन सा संधि रूप शुद्ध है। तो देखिए इनकी संधि करके शब्द बनाए हुए हैं, अब आपको चुनना है सही कौन सा है, और उसके लिए आपको नियम पता होने चाहिए। ई और उ, अब ये क्या बनता है, जैसे ऊपरी जमा उक्त, उपयुक्त। तो अब ये ई और उ मिलकर य तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना, लेकिन जो र है वो भी रहेगा, और र यहाँ पर आधा है। याद रखिए जब भी कोई व्यंजन है जिसके साथ स्वर आया हुआ है, दैट मीन्स कि वो व्यंजन आधा है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आधा र, पूरा र तो नहीं बनेगा, रहेगा वो आधा ही। तो ये जो उपयुक्त है, ठीक है ना, र जो है वो ऊपर चला जाएगा इस प्रकार। लेकिन अब जैसे देखिए उपरोक्त, अब ये उप, और वैसे भी इसमें बड़ा ऊ लिखा हुआ है और यहाँ पर तो छोटा ऊ था, उसी से आपको पता चल जाना है कि पहले दो विकल्प तो वैसे ही गलत हो गए। इस चीज़ का, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना बहुत ध्यान रखने वाली है। यहाँ पर छोटा ऊ था और विकल्प में आपको बड़ा ऊ दिया हुआ है पहले और दूसरे विकल्प में, ये तो सीधे सीधे गलत हो गए। अब आता है उपरोक्त और या उपयुक्त। अब जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे ई भी है ऊ भी है, और ई के कारण य बनेगा और र जो है वो आधा है, वो ऐसे उपरोक्त नहीं बन जाएगा, वो ये बनेगा उपयुक्त। ये जो है जब भी किसी व्यंजन के ऊपर ये र आता है ना, वो उससे पहले बोला जाता है। तो जैसे ये बोला जाएगा उपयुक्त। अब जैसे यहाँ पे जो प के ऊपर र था ना इस वाले शब्द में, ये पता है कैसे बोला जाता, उर्पयुक्त, उर्पयुक्त। तो ये जिस भी व्यंजन के ऊपर ये वाली र की मात्रा होती है ना, वो उस व्यंजन से पहले बोला जाता है र। तो ये होगा उपयुक्त, मतलब जो ऊपर लिखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन। फिर है सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है। सुजन, तो आपको याद होगा हमने एक पढ़ा था, ठीक है ना, सौजन्य, सुजन होने का भाव, अच्छा व्यक्ति होने का भाव, उसे कहते हैं सौजन्य। सौजन्यता कोई शब्द ही नहीं है, और साजनता प्लीज ये भी कुछ नहीं है, सज्जनता ऐसा भी कुछ नहीं, लेकिन सौजन्य, सुजन होने का भाव, अच्छा व्यक्ति होने का भाव। सौजन्य का मतलब होता है उदारता, कृपा, करुणा, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यही आपका भाववाचक संज्ञा शब्द है। चलिए, तो आज हमने कुल मिलाकर 20 प्रश्न किए, और मैं आशा करती हूँ हमने जैसे बहुत विस्तार से किए हैं प्रश्न, तो आपको भी ये अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दुविधा लगे, कोई भी आपको डाउट हो, किसी भी तरह की, किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको पूछना हो, किसी भी टॉपिक के बारे में पूछना हो, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7854622609। हमें मेल कर सकते हैं civilstaffhimachal@gmail.com पर, या फिर इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप हमारा कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे बहुत सारे लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर भी आप फॉर्म फिल करेंगे, आप कोई भी हमारा जो कोर्स है उसके बारे में जान सकते हैं, उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम आशा करते हैं कि आपका जो स्वास्थ्य है वो सही बना रहे, परिवार वालों का स्वास्थ्य सही बना रहे, ठीक है ना। इस मौसम में ध्यान रखिए स्वास्थ्य का, और परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से करते रहिए। हर विषय को समय दीजिए, उपयुक्त समय दीजिए। किसी विषय को बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है, किसी को बहुत थोड़ा, लेकिन समय सभी को चाहिए होता है। अभ्यास तो आपको सभी का करना ही पड़ेगा, उससे आप छूट नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो अभ्यास करते रहिए, और हमारी आशा है कि आप जीवन में सफल हों। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।